अगली थीम पीएसयू रखते हैं। अभी आजकल जो है बीते दिनों काफ़ी चली है, आज पिटी है, इस वजह से डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उसमें सबसे पहले बात करना चाहेंगे जीएचसीएल को लेकर के। जीएचसीएल आज एक जो सरकारी कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। अमित सर, देखिए आज की इस रिकवरी पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे देख रहे हैं आप इसे 602 के आसपास? जीएससीएल अभी ट्रेड करा रहा है 616 के आसपास, 604 के आसपास, सॉरी। मुझे लगता है कि ये रिकवरी कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन बहुत बड़े टारगेट नहीं दिख रहे हैं। 650 रुपए तक, 650 रुपए तक भी खैर बहुत बड़ा टारगेट हो जाता है। सर, अगर किसी के पास है माल तो वो 561 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकता है। 622 और 660 रुपए तक के पोटेंशियल दिख रहे हैं। री एंट्री प्लान करना है तो 585 586 के आसपास बाय करिए। 562 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, 562 का अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो इसका सेटअप पूरा उल्टा हो जाएगा। जो अभी प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, फिर 531 तक गिरने की पॉसिबिलिटी बना लेगा। तो यहाँ पर एंट्री नहीं करना है। 583 585 के आसपास मिले तो लॉन्ग करिए। 562 के स्टॉप लॉस से 622 और 642 तक के टारगेट देख सकते हैं। चल ठीक है। मेटल के अंदर हम अभी भी देख रहे हैं कि मतलब वो जो रिकवरी है वो ऐसा लगता है जैसे पूरी नहीं हुई हो। हिंदुस्तान जिंक में पिछले सेगमेंट पे हमने बात भी की थी, लेकिन उस बात को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। लेकिन पहले हिंदुस्तान कॉपर पे अंबाला मैम से जानना चाहेंगे। मैम, बीते कुछ दिनों के अंदर, पिछले 4-5 सत्रों के अंदर 3-4% के आसपास की रैली रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी हिंदुस्तान कॉपर कैसा लग रहा है करंट लेवल पे? देखिए, हिंदुस्तान कॉपर अभी भी रखने लायक है, लेकिन फ्रेश एंट्री के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। पिछले सेशंस में भी मैंने बार बार ही बोला था ये बात कि आप हिंद कॉपर, हिंद जिंक, इनको रख सकते हैं। एंड फ्रेश बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका नजरिया, मैं स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, अगर आप 1 महीने का कोई ट्रेड ढूंढ रहे हैं और आपको रिस्क कम चाहिए तो ये वो स्क्रिप्ट अभी नहीं है। अगर आप कम से कम 3 महीने का व्यू देख रहे हैं और आप एक आराम से 5-6% का एक स्टॉप लॉस आप लेकर के चल सकते हैं, देन डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ इट। लेकिन हिंद कॉपर टू बी स्पेसिफिक 342 पर है। आई विल बी मोर कंफर्टेबल अगर ये 335 के आसपास मिल जाए, या फिर आप ऐसा प्लान करें कि आपका एवरेज प्राइस 335 का बन जाए। थोड़ा थोड़ा आप लेकर के इस तरह से प्लान जरूर कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड टारगेट, पहला टारगेट तो हो ही चुका है 345 का, बट फर्दर अगर हम यहाँ पे 365 और 390 जो टारगेट्स मैंने दिए थे पिछली बार, उनको चेस कर रहे हैं, तो फिर आप इसको अभी भी होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर थोड़ा सा अपलिफ्ट कर लें इस बार, चाहे फ्रेश लॉन्ग ले रहे हो या फिर आप पहले से ट्रेड में हो। आपका स्टॉप लॉस इस बार आप 315 का मेंटेन करके चल सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात जी, हो गई हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के। अब जरा जिंक की बात अमित सर एक बार आपसे आपका व्यू दोबारा लेना चाहेंगे। और क्योंकि इसको, इस सेगमेंट को भी काफ़ी लोग देखते हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक बार रिपीट कर दें। फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है क्या, और कब करनी चाहिए हिंदुस्तान जिंक में फ्रेश एंट्री? सर, एक बात बोलूंगा कि अभी अभी हमारी ब्लैक फ्राइडे की सेल गई है। हो सकता है स्टॉक मार्केट में वो ब्लैक फ्राइडे की सेल आनी बाकी है। अपने पैसों को थोड़ा सा बचा के रखना है अपने को। अगर लोअर लेवल पे मिलता है तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को इनकैश करना है। अभी के मार्केट में अगर कुछ भी ले रहे हैं तो लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाजार चलेगा ही नहीं, कुछ डिफेंसिव रहेंगे, कुछ ऑफेंसिव रहेंगे, कुछ गिरेंगे। तो अभी जैसे आईटी अच्छा चल रहा है, मेटल्स अच्छा चल रहा है, तो यहाँ पर अभी आप होल्ड कर सकते हैं। 520 रुपए तक अभी चलता हुआ दिख रहा है जिंक, हिंदुस्तान जिंक। तो लिया हुआ है तो 520 तक होल्ड करिए। फ्रेश एंट्री करना है तो मेरे ख्याल से 477 के नीचे के स्टॉप लॉस से आप उस एरिया में 480, 490, 495 की रेंज में बाय जा सकते हैं। ओवरऑल 520 तक अभी जो भी अगर किसी के पास है तो लीजिए वो, और फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा इंतजार करिए। चलिए, तो ये बात यहाँ पर जो है निकल करके आई है। हाँ, कुछ कह रही मैम? हाँ जी, कल हमने राजेश एक्सपो डिस्कस किया था जब मेटल्स की बात आपने की थी, कल या परसों आई थिंक। तो 186 185 के रेंज पर मैंने ये बताया था कि इसको बाय कर सकते हैं अगर अगर ये इस पर थोड़ा ट्रेड देखना है तो। बिल्कुल तो बिल्कुल। 195 का पहला टारगेट था जो हिट हो गया है। बट अगर आप एक थोड़े से शॉर्ट टर्म से मिड टर्म के इन्वेस्टर हैं तो डरने की जरूरत नहीं है अगर फर्स्ट टारगेट पर आप नहीं निकले हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर और भी अपसाइड की मूवमेंट पॉसिबल होगी एक थोड़े बहुत कंसोलिडेशन के बाद में। तो डिप में अगर फर्स्ट टारगेट पर बुक कर लिया है तो ठीक है, लेकिन अगर फिर से इस आपको 185 86 पर मिले तो फिर भी इसको कंसीडर किया जा सकता है और थोड़े से बड़े टारगेट्स इसमें मिल सकते हैं। तो पहला टारगेट तो हो गया है जी। ठीक है मैम। तो चलिए, तो ये बात राजेश एक्सपोर्ट पे जो टारगेट दिया गया था वो भी अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये अपडेट आप लोगों के लिए जिन्होंने मैम के कहने पर पोजीशन ली थी। अब जरा थोड़ा सा रेलवे काउंटर को बात कर लेते हैं और जरा स्क्रीन पर आईआरएफसी की खबर भी ले आते हैं, जहाँ पर एक खबर आई है सर। जापान के बैंक जो है एसएमबीसी के साथ इन्होंने एक
लोन एग्रीमेंट किया है और ये 30 करोड़ डॉलर की एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग डील जो है वो साइन की गई है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट पर ये फंड खर्च होगा। ईसीबी लोन की अवधि करीब 5 साल के आसपास होगी और करीब जो है 3 साल के बाद जो है ये ईसीबी मार्केट में आईआरएफसी जो है अपनी वापसी कर रहा है। प्रेशर लगातार बना हुआ है, एक ही मात्र ट्रिगर बाकी रह गया है, वो है बजट। काफ़ी नीचे करेक्शन आ चुका है। क्या ये 100 के नीचे भी जाता हुआ दिखाई देगा? कहाँ पे एंट्री लें और क्या बजट के लिए इसे प्ले करने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जो लोग हायर लेवल पे हैं उनके लिए तो कोई विकल्प अब बचा ही नहीं है। अमित सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी आईआरएफसी पे? विपुल जी, शेर होता है ना, शिकार करने के पहले घात लगाता है बहुत टाइम। तो अभी हमको शेर बनना है कि अभी हमें घात लगा के रखना है मार्केट में। मैं 2 लेवल दे रहा हूँ इस स्टॉक के लिए, आईआरएफसी के लिए। ये अगर इन स्टॉक्स पे, इन लेवल्स पे आता है तो आप अभी कुछ ब्रोकर लोग अपने को जीटीडी का भी ऑप्शन लगाने देते हैं, गुड टिल कैंसिलेशन, जीटीसी। तो 103 रुपए, 104 रुपए का एक लेवल है और 96 का एक लेवल है। आपका क्वेश्चन था कि 100 के नीचे जाएगा, जा सकता है, लेकिन 104 के ब्रेक होने के बाद 104 पे कुछ क्वांटिटी लेनी है, 96 में कुछ क्वांटिटी लेनी है, और अगर वर्स्ट केस कोई बहुत ही बेकार तांडव मच गया, स्टॉक मार्केट में क्रैश आ गया, तो हो सकता है 79 का भी एक रेट देखने को मिले। वहां ये तीनों लेवल पर कुछ कुछ स्टैगर मैनर में बाजार में माल लेना है और फिर ये जब चलेगा तो हो सकता है विपुल जी 125 और 140 तक के लेवल दिखा दे। तो इन स्तरों पर लेना है, करंट मार्केट प्राइस में नहीं लेना है। किसी के पास लिया हुआ है तो फिर एक आध नारियल जाकर मंदिर में फोड़े, वो 125 के ऊपर की क्लोजिंग आए तो उसको यहाँ पर पॉजिटिव सेटअप दिखाई देंगे। चलिए ठीक है, ये बात आईआरएफसी को लेकर के निकल के आ गई। आरवीएनएल पे फटाफट बात कर लेते हैं। आरवीएनएल मैम, देखिए यहाँ पर क्या लेवल देखने को मिल रहे हैं? अगर बजट को ध्यान में रखते हुए कुछ अगर किसी को बाइंग करनी हो तो कौन से लेवल होंगे, या फिर आप अवॉइड करना चाहेंगे अभी रेलवे को? आरवीएनएल अभी देखिए है तो रिस्की, तो लेकिन फिर भी एक बार एक रिस्क जो है लेने की, जो लेने का भाव मैं बता सकती हूँ कि आप इसको 110 से 105 रुपए के भाव पर आ जाएगा। पेशेंस रखो यहाँ पर। किस भाव में किसी को एवरेज करना है, थोड़ा सा और नीचे की तरफ ये भाव है 110 से 105। तो जिनके ऊपर आरवीएनएल मतलब 200 रुपए करेक्ट होगा अभी यहाँ से? आरवीएनएल, सॉरी मैंने आईआरएफसी स्क्रीन पर था। मैम, यहाँ लोगों के डरने की जरूरत, इट्स ओके, आई बेग द पार्ट, यस सॉरी मुझे लगा हाँ, यहाँ मतलब जो है लोगों दर्शकों की मतलब जो है मतलब खाना नहीं हजम हो पाएगा फिर आज। मैंने कहा जी मैम बताइए। खाना तो ठीक है, हार्ट अटैक ना आ जाए ये सुन के। वही जी। ओके, आरवीएनएल देखिए अभी 313 के आसपास चल रहा है, तो 300 से 295 की रेंज पर ये एक बार आ जाएगा। मुश्किल से आपको हफ्ता 10 दिन और लगेंगे। वहां पर जिसको भी फ्रेश बाय करना है, रिस्क कम रहेगा, वहां पर डेफिनेटली एक बार बाय के बारे में सोचा जा सकता है, कंसिडरिंग अपकमिंग बजट। तो यहाँ अभी 313 के भाव को अवॉइड करो। 300 से 295 के रेट के लिए जीटीटी प्राइस अलर्ट जो भी आपको लगाना आप लगा सकते हैं। इस केस में जो स्टॉप लॉस हम रखेंगे, हम बहुत छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पर रखने वाले हैं 280 का, एंड एक्सपेक्टेड आगे कंपैरेटिवली बड़े एक्सपेक्ट करेंगे जो कि 350 से लेकर के 385 तक होंगे। सो दिस 300 295 का जो भाव है एवरेजिंग और फ्रेश बाइंग के लिए भी बेटर रहेगा विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। तो आप इसको कंसीडर एक बार जरूर कर सकते हैं। सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक स्टेटमेंट चाहिए ना गवर्नमेंट की तरफ से, वो आनी बाकी है। चलिए ठीक है, ये बात है। सर, टीटागढ़ या इरकॉन में से कोई ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है क्या आपको, जहाँ पे कुछ पोजीशन बनाई जा सकती हो बजट के पहले? क्योंकि अब धैर्य लोगों का थोड़ा सा जवाब दे रहा है, 1.5 साल से ऊपर हो गए लोगों को होल्ड करते हुए, तो काफ़ी लोग जी वो धैर्य को और बना के रखना पड़ेगा। ये इतनी जल्दी रेलवे काउंटर चलेंगे नहीं, एटलीस्ट 15 जनवरी तक तो आप लोगों को पेनफुल सिचुएशन तक को बर्दाश्त करना पड़ेगा। 2 ही ऑप्शन है, या फिर अपने माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए, या फिर अपनी ऐप को खोल के अपने स्टॉक के भाव को देखना बंद कर दीजिए। अभी टीटागढ़ का सेटअप सर ऐसा है कि ये मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई रेलवे सेक्टर के लिए बुरी न्यूज आनी बाकी है जो बाजार में और करेक्शन ट्रिगर कर सकती है। टीटागढ़ की अगर मैं बात करूं तो 720, अगर ये 770 रुपए के नीचे निकलता है तो इसको सीधे 721 रुपए के आसपास डिमांड जोन है, सपोर्ट जोन है। तो यहां पर तो बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं करना चाहिए। अगर हाँ 870 रुपए के ऊपर निकलता है तो हो सकता है पॉजिटिव मोमेंटम ट्रिगर करे, तब ये एक अग्रेसिव बाय साइड में जाएगा। तो भी वो 950 और 1020 के टारगेट के लिए यहां पर फ्रेश एंट्री लॉन्ग नहीं करनी चाहिए, इसमें एकदम कॉन्फिडेंट हूं मैं।
770 के आसपास छोटी मोटी क्वांटिटी ले सकते हैं, वहां से गिरावट आती है तो 720 के आसपास उसको एवरेज आउट कर सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए अब जरा फटाफट जो है रुख करेंगे अगले मैम कल आ रहे हैं पुतिन साहब और काफ़ी उम्मीदें हैं डिफेंस को लेके, हो सकता है कुछ बात हो, कोई डील हो। बीएल पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। आज ठीक ठाक करेक्शन आया है इसमें थोड़ा सा, करीब 2% के आसपास की। इसको क्या 400 के नीचे खरीदें या अभी ये 400 के आसपास का लेवल आपको ठीक दिखाई दे रहा है? क्या टिप्पणी रहेगी मैम बीएल को लेकर के? देखिए, बीएल को खरीदना है 370-80 370 380 पर, तो उससे पहले इसमें हाथ डालने की जरूरत नहीं है। और न्यूज को फॉलो मत करिए, आप अपने स्टॉक को देखो, उसका प्राइस देखो, वैल्यूएशन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट वन हैज टू बी वन हैज टू ट्रैक एक्चुअली। तो ये जो 405 का प्राइस है, टेक्निकली ये बहुत लोगों को लगेगा कि ये 20 वीक का एक मूविंग एवरेज है, चलो इस पर बाय करते हैं, बट नो, दिस इज रियली नॉट द राइट प्राइस। 380 370 की रेंज में जरूर बाय कर सकते हैं, बट अभी नहीं, और पेन बाकी है, वरना फिर आप फिर से फंस जाएंगे ऊपर के भाव पर लेकर। सो डोंट डू दैट। ठीक है, जरा बीडीएल भी देख लीजिए सर, एक बार आप बीडीएल देख लीजिए अभी क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ मैम आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एचएल भी निकाल लीजिएगा। तो बीडीएल पे अभी क्या और कितना डाउन साइड है सर? एक रैली के बाद थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है, काफ़ी क्वेरीज भी हैं यहाँ पर बीडीएल को लेकर के। सर मुझे ऐसा लगता है कि अभी डिफेंस सेक्टर में पुतिन साहब कल आ रहे हैं, हो सकता है यहाँ से हमें कुछ रिकवरी देखने को मिले, लेकिन क्या है ना सर, ये सब जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से सब बहुत ऐसी अस्थिरता बनी हुई है बाजार में, स्पेशली हमारे डिफेंस सेक्टर में। अभी मैं एक्चुअली इसको ऐसा देख रहा था पहले कि भाई पुतिन साहब आएंगे, कुछ डिफेंस की डील्स होंगी, हम लोगों के पास प्रोडक्शन बढ़ने के, यानी ऑर्डर्स आएंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेंगे, लेकिन टेक्निकल कुछ और ही कह रहा है, यानी न्यूज कुछ और बता रही है, टेक्निकल कुछ और बता रहा है। अभी ऐसा लगता है बीडीएल 1420 रुपए तक गिर सकता है, 1482 रुपए के आसपास का भाव है। 1420 के आसपास एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, 1330 के आसपास एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहां से गिरावट जारी रह सकती है जब तक ये 1570 के ऊपर निकलता नहीं है। फ्रेश बाय करना है तो 1570 के ऊपर करना है, वरना सस्ता होने का वेट करिए। 1440 और 1430-40 के आसपास या फिर 1330-40 के आसपास, वहां पर स्टैगर वे में 2 एंट्री पॉइंट बनाकर आप एंट्री कर सकते हैं। चलिए ठीक है मैम, आपका व्यू एचएल को लेकर के। और तब तक सर आप एनएमडीसी देख लीजिएगा, एनएमडीसी में क्या इस समय निकल के आ रहा है मैम? एचएल 4200 4300 4200 की रेंज की बात की थी, वहां तक आ जाएगा, वहां पर खरीदार कर सकते हैं। मैंने भी एक क्वांटिटी बाय इसीलिए किया है ताकि मैं उसको ट्रैक कर सकूं और सही भाव पर खरीद सकूं। तो 4200 4200 4300 इज समथिंग जहां पर फिर से बाइंग के बारे में देखा जा सकता है। मैं भी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर करूंगी। मैं एक जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, देखिए अगर डिफेंस को बढ़ाना है तो कहीं फिर से कोई बम फूटने चाहिए या फिर किसी से आपस में झगड़ा होना चाहिए, तो किसी के आने से ये नहीं भागेंगे, कुछ होगा तो ये भागेंगे। तो जस्ट में हंसाने के लिए बात मैंने बोला, बट दैट्स द रियलिटी। देखिए ये एक सेंटीमेंट पर चलने वाली, या फिर अरे भाई इससे झगड़ा हो रहा है, अरे भाई चाइना का वापस से हमारे ऊपर ये सब हो रहा है, या पाकिस्तान के साथ हमारे इस तरह के रिलेशंस हो रहे हैं, भूटान में, बांग्लादेश में, जब ये सारी टेंस कंडीशन होती है ना, तब जाकर के फ्यूल मिलता है डिफेंस सेक्टर को। तो अभी तो सब शांत है, तो जब सब शांत है तो स्टॉक भी थोड़े बहुत ही जो ओवरबॉट हो गए थे वो करेक्ट करेंगे। चलिए ठीक है। इस बीच हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि अंबाला मैम ने पारस डिफेंस का टारगेट 800-900 बताया था, तो प्लीज़ एक बार मैम से पूछिए व्हाट टू डू नाउ। तो मैम क्या अभी कंटिन्यू है आपका जो टारगेट है? यस, उसमें कोई चेंज नहीं है। मेरे लिए इन्वेस्टिंग का टारगेट है, और ये पिछली बार 780-85 कुछ गया भी था, बट इसमें मैं पर्सनल बता रही हूँ आपको कि अगर ये लगभग आता भी है, मैंने पहले भी वही स्टेटमेंट दिया था, मेरे लिए एक इन्वेस्टिंग स्टॉक है ये। अगर ये 650 के आसपास आएगा तो मैं इसमें और एड ऑन करूंगी। सो आई एम स्टिक टू दैट, और अगर इसमें मौका मिलेगा सो आई एड ऑन, बिकॉज मेरा नजरिया 3 साल का है इस स्टॉक को होल्ड करने का, और इससे ज्यादा गिरेगा उतनी मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है। हालांकि जो स्टॉप लॉस मैं भी फॉलो करूंगी अपने एवरेज प्राइस का, वो होगा 600 रुपए का। अगर 600 रुपए का एक एवरेज प्राइस नीचे जा रहा है तो मैं वहां पर एग्जिट बना लूंगी। ठीक। सर आपके से जानना चाहेंगे एनएमडीसी पे, एक तो सवाल था मेरा, और काफ़ी क्वेरीज सेल को लेके है। सेल मतलब चलता नहीं है सर, मतलब लगता है कि अब चला चला फिर ठंडा पड़ जाता है, तो अवॉइड करना चाहिए क्या इसमें फ्रेश एंट्री? 2-3 बार ऐसा लगा कि ब्रेकआउट आ रहा है, फिर नहीं चला वो,
क्या सर टिप्पणी रहेगी? एनएमडीसी की मैं बात कर लेता हूँ। एनएमडीसी मुझे ऐसा लगता है जिसको भी अगर किसी को इन्वेस्टिंग करनी है तो स्टॉक एक लिमिटेड दायरे में चलता है, 60 रुपए के आसपास नीचे, 80 रुपए के आसपास ऊपर। तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको बीपी की बीमारी है, जिनको ने कुछ देखकर टेंशन होती है, बाजार को थोड़ा गिर गया, थोड़ा बढ़ गया, तो 12 महीने से 18 महीने तक मुझे लगता है ये एक्यूमुलेट करेगा। किसी भी टाइम अगर कोई कोलेटरल डैमेज आते हैं बाजार में और ये 61 62 के आसपास मिलता है तो वहां पर एंट्री करनी चाहिए। और अगर इनफैक्ट थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, 69 के आसपास भी कर सकते हैं। तो 69 से 60 की एक रेंज है जहां पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाइंग की जा सकती है। जिस दिन चलेगा उस दिन 117 रुपए तक बढ़ेगा ये, लेकिन एंट्री यहां पर नहीं करनी चाहिए। ये लंबे समय के कंसोलिडेशन में अभी अंदर एंट्री किया बनाया हुआ है। बीच बीच में हो सकता है सर कभी 2-4 दिनों के लिए कोई पॉजिटिव न्यूज आए, बढ़ जाए, फिर कोई प्रॉफिट बुकिंग आए, फिर घट जाए, इस तरह से ही बाजार लग रहा है। जी।